तो नाजीबाद के उदय होने का मूल कारण यही था। अगर बरसाई, अब जिसको बरसोबा कुछ लोग बोलते हैं, बरसाई की अपमानजनक संधि नहीं होती तो हिटलर का उदय नहीं हुआ होता। अब आइए देखिए, हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 2 जो है वो कैसा है। इसमें कहा यह जाता है कि इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। अर्थात इनमें जो किताब का नाम बताया गया है उस किताब को पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा तो पढ़ना अपेक्षित है, यहाँ लिखा हो गया ना कि ऐसे पढ़ना है। और उनसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपकी अपनी जो आलोचनात्मक दृष्टि है, हर कुछ को आप आंख मूंद के मत मान लीजिए, है ना, आप उस पर तर्क कीजिए। आप जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम के लिए, आप आईएएस का एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप, तो मतलब आप ब्यूरोक्रेसी में घुसना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का आप एग्जाम दे रहे हैं। और जिसकी पहली इकाई होती है आईएएस, आईपीएस या अन्य जो सेवाएं मिलती है, सो वो प्राथमिक लेवल से आप माने शुरुआती चरण से बढ़ते बढ़ते आप ऊपर तक जाते हैं, सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कभी कभी कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन जाते हैं आप। तो ब्यूरो माने आपकी जो देखने का जो नजरिया उन किताबों को देखने का नजरिया आलोचनात्मक दृष्टि से हो, है ना, आंख मूंद के नहीं। तुलसीदास को पढ़ रहे हैं तो रामचरितमानस को प्रणाम करके नहीं पढ़े हम, रामचरितमानस में क्या कहा जा रहा है वो समझे हम। रामचरितमानस में अगर टैक्स की व्यवस्था की बात की गई है और आप जा रहे हैं आईआरएस बन के, जब आप नौकरी में मान लीजिए कि कलेक्ट्रेट में आप वित्त सचिव बन गए, तो आप वित्त मंत्री को बोलिएगा ना कि टैक्स जो है ऐसे लिया जाना चाहिए जनता से, तो जनता ने तो त्राही त्राही करने लगेगी, भुखमरी बढ़ जाएगा, गरीबी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। तो उसको आप आंख मूंद के नहीं पढ़ना, उसको तर्क क्या आधार है, ब्यूरोक्रेसी में इसलिए दिया गया है इसको। तो कबीर पढ़ेंगे, और मैंने अभी पीछे वाले पेपर फर्स्ट में आपको बताया था कि कबीर हम वहाँ ही पढ़ेंगे, तो यानी कि पेपर फर्स्ट में जो कबीर पढ़ रहे हैं उसी कबीर के ग्रंथावली को यहाँ पढ़ रहे हैं। कबीर को जब हम पढ़ाएंगे तो कबीर ग्रंथावली को भी पढ़ाएंगे, और पेपर सेकेंड था आपका वैसे ही सॉल्व हो गया, जिसके संपादक है श्याम सुंदर दास, और इसमें से मात्र आरंभिक 100 पद को पढ़ना है ना, जो पद के रूप में लिखा गया है। दूसरा है सूरदास, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, भ्रमर गीत सार जब पढ़िएगा, जो ब्रज में लिखी गई है, उसके 100 आरंभिक 100 पद को पढ़ना, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है तुलसीदास, और मैंने फर्स्ट में बताया था कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तो आपको तुलसीदास का तो पढ़ना ही है। तो मतलब अब समझ रहे हैं ना कि आपका सेकेंड पेपर जो है फर्स्ट पेपर के साथ ऑलरेडी मिल रहा है। मतलब आपको लगता हो कि सिलेबस बाहर से, जबकि सिलेबस बहुत छोटा हो गया, 75% चीजें तो एक दूसरे से मिल रही है, समझ रहे हैं आप। जब साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो हम कबीर को ही पढ़ाएंगे, सूर को ही पढ़ाएंगे। और मैंने आपको पिछले दिखाया, मैंने पिछले के पेज में दिखाया है मैंने आपको, कहे तो फिर से भी मैं वापस चलूं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये है। अब रामचरितमानस में भी हम कहां से पढ़ेंगे, केवल सुंदरकांड पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सुंदरकांड को ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात कि आपको बस इतना पढ़ना है। उसका कवितावली का उत्तर जो कांड है वो पढ़ेंगे। और तुलसी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुलसी के काव्य में लोक मंगल की अवधारणा की बात की गई है, भारतीय संदर्भ में लोकवादी अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए और आप आसानी से इसको लिख दीजिएगा। टैक्सेशन का जो प्रोसेस है सो, है ना। इसीलिए तुलसीदास और आदिकवि
वाल्मीकि जो है, दोनों की रचना में अंतर है। आम बच्चा इस चीज को समझता ही नहीं है, या ये कहिए कि आम भारत का आम इंसान ये नहीं समझता है कि रामायण और रामचरितमानस दो अलग अलग चीज है। रामायण को लिखने वाले जो हैं आदि कवि वाल्मीकि, वो संस्कृत में लिखते हैं। इसीलिए जब दलित आंदोलनकारी लोग दलित साहित्य में कहते हैं कि राम जो है वो क्या नाम है शंभू की हत्या कर देते हैं, तो भाई जब वो संस्कृत में लिखा जा रहा था उस वक्त के समाज में ये कंडीशन रहा गया होगा कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता रहा हो, लेकिन तुलसीदास जब लिख रहे हैं तो उस प्रसंग को ही हटा दे रहे हैं। वहां कहीं भी शंभू की बात ही नहीं है, कहीं नहीं चर्चा है रामचरितमानस में। वो संस्कृत में अवधि में है, जो समाज में जो चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं ये। और तो और जब आप पढ़ेंगे इनको क्या कहते हैं उसको, निराला जी को जब पढ़ेंगे और उनकी जब राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो आप सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि निराला जी की राम जो है वो किस तरह के राम है। जबकि उनकी बेटी, जवान बेटी मर जाती है, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि अपनी बेटी के विवाह तक नहीं कर पाते हैं और बेटी बीमारी कारण मर जाते हैं, तो उस उनकी याद में सरोज स्मृति लिखते हैं। और सरोज स्मृति को हमने यूपीएससी के सिलेबस में शामिल नहीं किया है। वहां पे शामिल है राम की शक्ति पूजा या कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग, जिसको हम सबल्टन पीपुल कहते हैं, बनाम पूंजीपति वर्ग के का सूचक है। आपको समझना होगा कि आप जब सरकार के लिए काम कर रहे होते, तो सरकार हम क्या पढ़ते हैं एक भाषा में। अगर हम साहित्य को 2 मिनट के लिए हम सिलेबस को यहीं रोक दें, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, आप जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए जब आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि राज्य यानी कि स्टेट का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो स्टेट का चरित्र जो है जो वो जन कल्याणकारी या लोकोपकारी हो, है ना। स्टेट का ये कर्तव्य, स्टेट माने यहाँ पे हम देश के संदर्भ में, पॉलिटिकल साइंसेस में स्टेट का अर्थ होता है सत्ता। सत्ता माने शासन, है ना। तो शासन का चरित्र कैसा होना चाहिए भारत में, तो भारत में शासन का जो चरित्र हो वह परोपकारी जन कल्याणकारी है यहाँ पे, है ना। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि जब तुलसीदास को पढ़िएगा तो तुलसीदास की रचनाओं में राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए यह बताया गया है। राम राज्य, इसीलिए जब हम महात्मा गांधी के राम राज्य को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सर्वोदय का परिकल्पना है, अर्थात शासन का विकेंद्रीकरण कर दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। और वही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या नाम है वो पावर, यानी कि शासन के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के तहत हम सर्वोदय की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, सर्वोदय की कल्पना, यानी कि सबका उदय हो, है ना। समाज में समाजवादी, आजकल देश में बड़का बड़का समाजवादी नेता सब आए हुए हैं, तो आए तो थे वो समाजवाद की परिकल्पना को लेकर के, लेकिन बाद में वो पूरा परिवारवाद के पोषक हो गए। तो खैर मैं वर्तमान राजनेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा काम भी नहीं है टिप्पणी करना। मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, एक छात्र के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में मैं आपको ये केवल कहना चाहूंगा कि जब आप इस चीज को पढ़िएगा तो आप एक अच्छा ब्यूरोक्रेट्स बन पाइएगा। जब आप पढ़िएगा, जब आप एक आईएएस के रूप में चयनित होकर के 10 साल 20 साल 25 साल जब काम कर लीजिएगा, 28 साल यानी कि 30 साल अगर आप काम कर लिए और जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाइएगा तब आपको टैक्सेशन का प्रोसेस मालूम होगा। जब आप राज्य में रहिएगा, राज्य में अगर मान लीजिए आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, है ना, आईएएस के रूप में, तो आप वहां पे प्रशासन को कैसे चलना चाहिए, प्रशासन का चरित्र कैसा होना चाहिए, लोगों से टैक्स कैसे लिया जाना चाहिए, ये उसके बारे में आप तुलसीदास के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना। तुलसीदास को साहित्य में लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति भाव से पढ़िए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसका मूल मतलब है कि मूल पाठ्य पुस्तक को पढ़िए और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो, अर्थात वो आलोचना कर ले उसका कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सही है, कहाँ ये राइटर समय से आगे लिख रहे हैं, कहाँ ये राइटर समय से बहुत पीछे लिख रहे हैं, है ना। तो ये कहा जाता है कि राजनीति जो है
हमेशा साहित्य के पीछे चलती है, साहित्य आगे चलता है, राजनीति पीछे चलती है ना। साहित्य का यह सबसे बड़ा गुण है। समाज में जो चीज अभी विद्यमान है, जिस पर पॉलिटिकल कोई बात नहीं हो रही है, साहित्य में उससे पहले उस पर बात हो जाती है ना। और साहित्य, नारीवादी परिकल्पना अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और स्त्रीवादी लेखन इस देश में आज से 30 साल 40 साल तकरीबन 25-30 साल पहले से स्टार्ट है। आज आपको क्या नारीवादी आंदोलन समझ में आता है? दलित विमर्श की बात आज आप आज कर रहे हैं, ये कब का स्टार्ट हो चुका है। आदिवासी विमर्श की बात आज आप आज कर रहे हैं, आदिवासी विमर्श की बात। साहित्य में तो बहुत पहले आदिवासी विमर्श के बारे में लिखा जा चुका है कि देश में आतंकवाद की समस्या क्यों है, माओवाद की समस्या क्यों है। जब आदिवासी साहित्य को पढ़िएगा तो समझ पाइएगा कि क्या नाम है, माओवाद जो है, या माओवादी जो विचारधारा है वो किस तरह की विचारधारा है, क्यों कोई आदि व्यक्ति माओवादी बन जाता है ना। इस चीज को आपको समझना होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप जब तुलसीदास को पढ़िएगा तो तुलसीदास को पढ़ने के माध्यम से आप टैक्सेशन के प्रोसेस, यानी कि शासन का चरित्र कैसा हो, एक शासक के रूप में आप कैसे काम करें, किस तरह से टैक्स वसूली करें और किस तरह शासन करें, इसकी बात यहाँ कही गई है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जायसी। और जायसी में क्या पढ़ेंगे हम, पद्मावत। और मैंने कहा था संजय लीला भंसाली ने जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इसको पद्मावती बना दिया गया था। तो करनी सेना के लोगों ने क्या नाम है, उनका सेट फिर तोड़ताड़ दिया था, उसमें वो बदनाम भी हो, बदनाम हो। ये अच्छी बात है कि मैं चूंकि मीडिया ही पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बदनाम होकर के उनका टीआरपी ऑलरेडी बढ़ गया है ना। आम आदमी जो नहीं समझता उस फिल्म के बारे में, वो भी समझने लगा के साथ। और हुआ क्या उसका असर कि लोग भर भर के सिनेमा हॉल में गए, पूरा सिनेमा हॉल जो है हाउसफुल हो गया। सिनेमा हॉल से काम नहीं चला तो लोग प्रोजेक्टर पर फिल्म देखे, यूट्यूब पर फिल्म देखे, ओटीटी पर देखे, है ना। तो ये उनका व्यापार बहुत बढ़ गया, जानबूझ के कंट्रोवर्सी को क्रिएट किए, है ना। कंट्रोवर्सी क्रिएट होना भी फेमस होने का एक तरीका है। जैसे मैं अमूमन बोलता नहीं हूं, मैंने किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। आजकल एक नई लड़की, क्या नाम है, आजकल बड़ा छाई रहती है सोशल मीडिया पर, उनको देखते हैं कि कभी वो बैगन का कपड़ा पहन के आ जाती है, तो कभी वो क्या नाम है कुछ और पहन के आ जाती है, और वो एक बात कहती है कि इट्स माई राइट, माई बॉडी माई राइट। हमको बड़ा हंसी लगता है यार, आपको भी हंसी लगेगा कि यार आई नो कि इट्स योर बॉडी एंड इट्स योर राइट, लेकिन योर राइट का मतलब यह नहीं होता है, अगर हमको भारत सरकार ने फंडामेंटल मैंने राइट के संदर्भ में अगर हमको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को गाली देना चालू कर दें, है ना। अगर हमको कोई अधिकार मिला है तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। सवर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने बाद में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा था इस देश में। तो आपको अपना राइट तो मालूम है, लेकिन आपको कर्तव्य नहीं मालूम है। तो कर्तव्य की भी जानकारी होनी चाहिए आपको। आप अगर अश्लीलता फैलाते हैं, समाज उससे प्रभावित होता है, तो यह गलत है। आप भले उसके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट रखिए, आप डिबेट करिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आप नंगा सड़क पे घूमना चाह रहे तो घूमिए, कौन मना किया आपको। जब एक बार विश्व कप हो रहा था तो एक पूनम पांडे नाम की एक लड़की थी, उसने कहा कि क्या नाम है, अगर भारत जीत जाएगा तो मैं क्या नाम है वो स्टेडियम में नंगे दौड़ जाऊंगी। क्या था ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये सस्ती लोकप्रियता पाने का ये है, कुछ नहीं। आप जानबूझ के उलझुल हरकत करिए और सस्ती लोकप्रियता पा लीजिए। लोग इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए, ट्विटर पे डालने के लिए, लिंक्डइन पे डालने के लिए उलझुल हरकत करता है। आप देखते होइएगा अगर मेट्रो में आप सफर करते हैं तो
और हम लोग देखते तो हम लोग खूब हंसी लगता है, कभी कभी हंसी लगता है, कभी कभी दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि कितना माने कितना कम दिमाग है इस बच्चे के पास। माने दुख का अर्थ वहां पे दया आती है उस बच्चे पर, उस बच्चे की सोच पर दया आती है कि कितना निम्न विचार का बच्चा है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। तो आप इसके माध्यम से पद्मावत पढ़ेंगे। पद्मावत में आपको पढ़ना पड़ेगा सिंगल दीप खंड और नागमती वियोग खंड। और नागमती जो है राजा रतन सेन की पहली बीवी है, याद रखिएगा। रानी पद्मावती जो है राजा रतन सेन की दूसरी बीवी है। राजा रतन सेन उनके रूप सौंदर्य के बारे में सुनकर काग भसुंडा से यानी कि तोता से सुन करके जब आश्चर्यचकित होकर के वो उस सुंदरी से जाते हैं और उसे प्रेम करके उनको विवाह करते हैं, तो नागमती का वियोग भी तो है उनके। उस खंड को आपको पढ़ना है इस माध्यम से। उसके बाद पढ़ेंगे हम बिहारी। बतेवे किए थे आपको, फर्स्ट फ्लोर में बिहारी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ पढ़ना बिहारी रत्नाकर, शुरुआत के 102 है, जिसके संपादक है श्याम जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे हम, भारत भारती। ये सब आधुनिक काल की बात है ना। भारत भारती के बारे में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद के बारे में, कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे। ईरा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो मनुष्य के जीवन में जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जो वृत्तियां आती है ना। काम मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो काम का मतलब वर्क नहीं, काम जिसको हम बोलते हैं कामुकता यानी कि सेक्सुअलिटी। तो एक सेक्सुअलिटी जो आता है हमारे देश पे, जैसे ही हम काम का बात करते तो लोग नाक मुंह एकदम सिहोरने लगते हैं। हम खुद भी काम से पैदा हुए हैं और हम भी इस संसार में किसी को अगर पैदा करेंगे तो उसका माध्यम काम ही होगा। काम मीन्स नॉट वर्क, काम मीन्स एक्ट ऑफ सेक्स, है ना। लेकिन काम को लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट जब ये काम की बात करिएगा तो उसको लोग वहीं पे देखने चला जाता है एक्ट ऑफ सेक्स। एक्ट ऑफ सेक्स नहीं है, दैट इज द मैटर ऑफ सेक्सुअलिटी। जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर जेंडर, या ये किसी फॉर्म में ये व्हाट इज योर सेक्स, तो उसमें आप थोड़े लिखते हैं कि करूं क्या, आप लिखते हैं ना मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, है ना। तो सेक्स का मतलब यहाँ क्या है, सेक्स का मतलब यहाँ जेंडर है। जेंडर का मतलब क्या है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी है, माने आपका जो लैंगिक पहचान है वो पहचान के बारे में आप काम के बारे में नहीं पढ़ते हैं, चिंता और श्रद्धा सर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जबकि इसका 4 चैप्टर है, लेकिन उसमें मात्र आपको चिंता सर्ग पढ़ना है और श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। और मैं तब से आपको बोल रहा हूं बार बार कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राग विराग नामक चैप्टर में राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता को पढ़ेंगे। मुझे याद है, मेरे इंटरव्यू में मुझे फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि राम की शक्ति पूजा को आप किस संदर्भ में देखते हैं। तो हमने एक ही चीज कहा था कि राम की शक्ति पूजा का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो सीधा साधा सा व्यक्ति है, उसकी पत्नी को एक बाहुबली ने, एक गुंडे ने अपहरण कर लिया है। वह व्यक्ति शक्ति की उपासना करता है और उपासना करके शक्ति प्राप्त करता है, अर्थात भारत के लॉ एंड गवर्नेंस को पढ़ करके फिर जा करके अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाता है। मतलब आधुनिक संदर्भ में अगर हम राम को भगवान न भी माने, 1 मिनट के लिए एक स्टूडेंट के रूप में, एक आलोचक के रूप में अगर उन्हें भगवान न भी माने, मत मानिए। अगर आप उन्हें इंसान भी मानते हैं तो ये आप उसको आधुनिक संदर्भ में क्या देखिएगा कि एक व्यक्ति है, गरीब है, मतलब अपना भले वो राजा का बेटा है लेकिन जी तो रहा है वनवासी जीवन। वनवासी जीवन अर्थात वो उसको कोई पहचान नहीं रहा कि ये राजा का बेटा है। उसकी बीवी को, सामान्य आदमी है, उसकी बीवी को उसकी सुंदरता को देख करके क्या नाम है, एक गुंडा आता है, गुंडा बदमाश आता है, बाहुबली आता है और उसकी बीवी का अपहरण करके ले जाता है। और वो जो रोता है तो रोने का फिर कहता है कि भाई बीवी तो ऐसे नहीं मिलेगी, तो शक्ति की पूजा होनी चाहिए। तो आज के डेट में शक्ति की पूजा क्या मतलब, शक्ति का पूजा का मतलब हुआ आप भारत के लॉ एंड गवर्नेंस को पढ़ते हैं। लॉ एंड गवर्नेंस को पढ़ने के बाद आप उसके आधार पर आप न्याय पाते हैं,
है ना। मैंने ये आंसर दिया था कि आधुनिक संदर्भ में राम की शक्ति पूजा को उस रूप में देखा जाना चाहिए। एक सामान्य मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया है, हम उन्हें ईश्वर न भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मानव ही मानते हैं, है ना। जिनका संवैधानिक अधिकार जो है जबरदस्ती बाहुबली और जो गुंडा है, दबंग आदमी जो छीन लिया है, फिर वो शक्ति की उपासना करके, है ना, अर्थात वो लॉ एंड गवर्नेंस को पढ़ करके कोर्ट में केस करके, है ना, फिर उनको वापस लाते हैं। तो राम की शक्ति पूजा को आप इस रूप में भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं, निराला के राम अलग हैं, कबीर के राम अलग हैं, तुलसी के राम अलग हैं, समझ रहे हैं। रहीम दास के कबीर रहीम के जो राम हैं वो अलग अलग हैं। तो और आजकल जो कुछ राजनीतिक दल जो है भारत में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वो भी राम की बात करते हैं, राम मंदिर के निर्माण भी हो रहा है, लेकिन उनके लिए राम का एक अलग कंसेप्ट है। तो राम जो है सबके अपने अपने राम है। आपको राम को देखना है, साहित्य को जब पढ़िएगा तो इसमें मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कहा है कि क्या नाम है, आलोचनात्मक दृष्टि होना चाहिए। तो आप उसको आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़िएगा, न कि भक्ति भाव की दृष्टि से, है ना। वो क्या बोलते, अगरबत्ती जला जला करके लाल कपड़ा में बांध के मत पढ़िएगा। एक ब्यूरोक्रेट किस तरह सोच सकता है, उस आधार से मैं आपको वह एंगल दूंगा आपको। और एक अच्छी बात यह है कि मैं इस देश में दो चीज के लिए क्या नाम है जेएनयू प्रसिद्ध रहा है। इस देश में जब एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन, तो उन्होंने कहा था कि भारत में अगर जो चुनाव होता है उस चुनाव की जो प्रक्रिया हो वो जेएनयू में जिस तरह चुनाव होता है छात्र संघ का, वैसा हो। ऐसा क्यों हो? क्योंकि मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि वहां पे जब इलेक्शन होते हैं तो वहां इलेक्शन में नामांकन से लेकर उम्मीदवारी की घोषणा तक सब चीज, सारा अरेंजमेंट स्टूडेंट ही करता है। प्रशासन का काम केवल इतना है कि कोई बाहरी तत्व नहीं अंदर में कैंपस में आ जाए, या आपस में कोई लड़का या लड़की या लड़का लड़का लड़की लड़की मारपीट न करने लगे। तो प्रशासन का केवल सुरक्षा दिखाना है ना। वहां पे कोई गरीब परिवार का बच्चा भी वहां का अध्यक्ष बन सकता है। जिस वक्त आपने कन्हैया कांड सुना होगा, कन्हैया कुमार नाम का एक लड़का जो क्या नाम है कंट्रोवर्सी हुआ था जो अफजल गुरु के मामले में, तो कन्हैया कुमार की पार्टी आज तक नहीं जीती थी। लेकिन कन्हैया कुमार ने क्या किया कि वहां पे जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में कन्हैया कुमार जो इस तरह बोला, चूंकि वाक्पटुता उसकी अच्छी थी, उसके आधार पर लोगों ने उसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखा और उनको पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनको वोट किया। इसलिए कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। वहां पे आपके मुद्दे, वहां पे आप अनपढ़ गवारों से नहीं जा रहे हैं चुनाव करवाने के लिए। वहां सारा स्टूडेंट जो आपके लेवल का है, तो वहां जाति धर्म इस सब का सहारा लेके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप मुद्दे आधारित पॉलिटिक्स करिएगा। लोग वोट करेगा तो मुद्दा के आधार पर वोट करेगा आपको, समझ रहे हैं ना आप। तो ये काम, इसलिए मैंने कहा था कि क्या नाम है, जब राम की शक्ति को पूरा कीजिएगा तो उसको ईश्वर के किताब की तरफ अगरबत्ती जला करके मंत्र पढ़ के मत पढ़िए, उसको पढ़िए आम जीवन से। और मैंने अभी तुरंत आपको कहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। आलोचनात्मक क्षमता मतलब क्या? जिसमें वो क्रिटिक कर सके, आंख मूंद के विश्वास नहीं कर ले, है ना, वो क्रिटिक्स करने के लिए तैयार रहे, है ना। तो ये आपको समझना है। उसके बाद कुकुरमुत्ता जो है, मैंने कहा था ना, कुकुरमुत्ता जो है पूंजीवादी व्यवस्था बनाम ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो जो सामान्य जनता है,
जिसको हम सबल्टन कहते हैं, हाशिए का समाज कहते हैं, तो सामान्य जनता का, सामान्य जो जनता है, सामान्य जनता को केंद्र में केंद्र को माने सामान्य जनता और पूंजीपति वर्ग को लेकर के को ध्यान में रखते हुए कुकुरमुत्ता नाम के कविता को लिखा गया है। जब इसको पढ़िएगा तब को खूब मजा आएगा। वे उसे पढ़िएगा, वे सुनबे ओ गुलाब पाया जो तूने सुर्खो खाब, पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। तू इजराता है रे कैपिटलिस्ट। जब भारत में कैपिटलिज्म का बढ़ावा, वो सबल्टन लोग कहाँ जाएंगे? समाज का जो वंचित तबका है, समाज का जो गरीब तबका है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकता है ना, उनको वो कहाँ आएगा? हर जगह एलिट लोगों को भर दीजिएगा तो सबल्टन पीपल पे सबल्टन पीपल की बात कौन करेगा? ये सवाल आएगा ना। तो इसको आप उस एंगल से पढ़िएगा। पूंजीवादी व्यवस्था बनाम सामान्य जनता के बीच का जो संघर्ष है, जो वैचारिक मतभेद है, कुकुरमुत्ता के माध्यम से आपको पता चलेगा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र क्यों बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को कहानी बना करके, जो हमारा कुरुक्षेत्र जो महाभारत का है, जब ये कुरुक्षेत्र की रचना हुई थी, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने पंडित नेहरू के सामने इनको बोला था। और जब चीन हम पे आक्रमण किया था तब कुरुक्षेत्र की रचना हुई थी। कुरुक्षेत्र महर्षि व्यास की बात हम नहीं कर रहे हैं। व्यास भी तो लिखे ना महाभारत, महापर्व कांड। लेकिन कुरुक्षेत्र की जगह है, और हरियाणा में तो जगह भी अभी भी वहाँ है, वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है। उस मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होता है शासन पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। तो उस किताब को अगर मान लीजिए हम धार्मिक भावना से न पढ़ें, आम जीवन के भावना से पढ़े, तो मनुष्य का जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है कि नहीं है? कुरुक्षेत्र में वहां कहती है, वहां वो कहते हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। आज मैं अभी क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा था, तो मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कर रहा था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में आपको मालूम है, जब भारत आजाद हुआ था तो 1947 यानी कि 1950 में आप मान के चलिए कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब प्रकार की चीजें थी। और उस वक्त जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका पहला काम ये होता है कि पहले भारतीय जनता को किस तरह सशक्त किया जाए, उस तरह की मतलब वो योजना आयोग बनाते, योजना आयोग बन के फिर जो वो प्लानिंग कमीशन होता है, आजकल तो नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग। तो योजना आयोग के द्वारा तय किया था कि पंचवर्षीय योजना में किस चीज को फोकस करेंगे, है ना। तो गांधी जी मतलब नेहरू जी को ये लगता था कि जो चीन जो है हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई करके नारा दे रहा है, और वही भारत जो है जो वो भाई भाई कह करके पीठ में छुरा घोंप देता है ना। तो पीठ में छुरा घोंप देता है और अंत में क्या ना, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा से वो छीन लेता है, जहां आज भी संघर्ष होता है। और संविधान माने संसद टीवी पर आप देखते होंगे कार्यक्रम, जब संविधान जब ये लोकसभा में और राज्यसभा में जब सत्र चल रहा होता है, तब शीतकालीन सत्र या फिर मानसून सत्र के दौरान पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। तो जो संबंधित अधिकारी जो संबंधित मंत्री होते हैं, वो अधिकारियों से फीडबैक लेकर के फिर वो संसद में बोलते हैं कि ये स्थिति है। तो उसके आधार पर लिखा गया था यह कुरुक्षेत्र। और तब उसमें वहां एक वर्ड यूज होता है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसीन विनित सरल हो। अर्थात भुजंग माने होता है सर्प, सांप। कहता है कि हम सांप जिसमें विष होता है उसी से हम डरते हैं, उसी को हम क्षमा करते हैं। अगर करेत नाम का सांप मिल जाए या दूसरा सांप मिल जाए जिसके विष जिसके काटने से हमारे शरीर में विष नहीं फैलेगा, हम नहीं मरेंगे, तो हम क्या करते हैं, उस सांप को घुमा घुमा के मार के फेंक देते हैं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके लिए डॉक्टर होमीगीर जहांगीर भाभा को
पंडित नेहरू से बहुत बार रिक्वेस्ट करना पड़ा, उनको बड़े भाई के रूप में मानते थे वो। आप जानते होंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम सुने होंगे आपने, है ना। उनके नाम पर अभी क्या नाम है, मैंने परमाणु प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी है। हाँ हाँ, तो एटॉमिक रिसर्च एंड मिनरल डिपार्टमेंट होता है, वो करता है उसको। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उनका कहना यह था कि परमाणु बम बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है। और उसी वक्त में आते हैं कौन, उसी वक्त में आते हैं मृणालिनी साराभाई के पति का क्या नाम है, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जब अंतरिक्ष में अनुसंधान करते हैं, जो आजकल सुनते होइएगा, अखबार में सुनते होइएगा कि भारत अब 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 को तो हम लॉन्च कर ही लिए, है ना। तो ये शुरुआत कहाँ हुआ था भारत में, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, है ना। और जिसके असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो वो उनके वो असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि उनसे सीनियर थे विक्रम साराभाई। तो इन लोगों का कहना था कि हम एटम बम का उपयोग किसी को मारने के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, हमको एटम बम का उपयोग इसलिए भी करना है कि चूंकि हम बिजली उत्पादन भी कर सकें। अगर हम अंतरिक्ष में कोई अनुसंधान करते हैं तो उसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा कर देना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि हम उससे कृषि के बारे में, मौसम के बारे में, देश के अन्य चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में जब अपना पहला मिशन भेजा तो इस देश में रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से घर घर प्रसार हुआ। नहीं तो उस वक्त कौन जानता था कि रेडियो से भी कोई आवाज़ आ सकती है और टेलीविज़न पे भी किसी चीज़ का प्रकाशन हो सकता है। और उसके बाद भारत सरकार की योजना बनती है, फिर उस पर कृषि से संबंधित कृषि कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक लोग बैठते हैं और किसान भाइयों को संबोधित करते हैं कि खेती करने के ये तरीके हैं, ये इस प्रकार की फसल बोइए, रबी का फसल बोइए या खरीफ का फसल बोइए, है ना। तो फिर वो किसान भाई लोग अपना समझते हैं और उस अनुसार वो एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं। तो समझ गए, आपको इसके माध्यम से ये समझना पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र में यही बात कही गई है। कुरुक्षेत्र पांडव और कौरवों के बीच की लड़ाई तो है, लेकिन अगर जब तक आप शक्तिशाली नहीं रहिएगा तब तक पड़ोसी आपको दबा के रखेगा। शक्तिशाली बनिएगा तभी आपको पड़ोसी नहीं दबा सकता है। समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। तो इसलिए तो आपको मालूम होगा कि जब परमाणु परीक्षण पहली बार जब हुआ तो बहुत सारे देश ने हम पे बैन लगा दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आई डोंट केयर, गो इन हेल, बाहर में जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा ही व्यापार नहीं होगा हमारे यहाँ से। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने एक देश का नाम नहीं कहा, मैंने इसलिए बहुत सारे देश कि वो उसको लगा कि बैन है, तो कहा कि भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आई डोंट केयर, गो इन हेल, भाड़ में जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, आपको परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोसेस पर, आपको जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और इकोलॉजी में पढ़ते हैं, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जनरल स्टडीज में जो पढ़ते हैं आप लोग, साइन करना पड़ेगा। तो भारत ने कहा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम इस परमाणु बम को अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। भारत का हमेशा ये उद्देश्य है कि हम परमाणु बम रखेंगे, हम उसको दूसरे को मारने के लिए नहीं रखेंगे। मतलब भारत पहले आक्रमण नहीं करेगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए रखेगा। लेकिन अगर भारत को कोई आंख दिखाएगा या भारत पर अगर आक्रमण होगा तो भारत फिर उसे छोड़ेगा भी नहीं। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध, जब आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस पर नागासाकी, जापान का एक शहर है नागासाकी, और हिरोशिमा दूसरा शहर है हिरोशिमा, उस पर बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था, लाखों लोग मारे गए थे। तो उसी को आधार बना के धर्मवीर भारती ने एक काव्य गीत लिखा है, नाटक, काव्य नाट्य है वो, कविता के माध्यम से, अंधा युग। और अंधा युग में जब मैं आपको यहाँ पर, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको भी थोड़ा जिक्र कर दूंगा ताकि आप समझ पाइए चीजों को। आपको मालूम है कि महाभारत की लड़ाई
कितने दिनों तक चली थी? 17 दिन होती है, 18 दिन समाप्त, 17 दिन तक, 17 दिन तक समाप्त ये हुआ। और आपको यह भी मालूम होगा कि अर्जुन के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे, और द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे वो अश्वत्थामा था, है ना। और कृष्ण जो है कूटनीतिज्ञ है, जैसे अपने यहाँ अभी जो अजित डोभाल साहब हैं, राष्ट्रीय सलाहकार जो हैं रणनीति बनाने में, कूटनीति बनाने में, तो कृष्ण तो कूटनीति के ज्ञाता है। वो जान रहे हैं कि क्या नाम है, जब तक द्रोणाचार्य जीवित रहेगा तब तक अर्जुन उसको मार ही नहीं पाएगा। भाई चलवा कितना भी चेला जो है कितना भी तेज हो जाएगा तो गुरु से ज्यादा ज्ञान उसको थोड़े हो जाएगा। तो गुरु तो उसका ये है, तब तो क्या ना ये लड़ाई समाप्त नहीं होगा। तो वो चाल चलते हैं। और ये कहानी आप सब लोगों को मालूम है, आपको ही मालूम है, हमको सबको मालूम है कि वो कहते हैं युधिष्ठिर से कहलवाते हैं। युधिष्ठिर से क्यों कहलवाते हैं? क्योंकि सबको विश्वास होता है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाता है कोई बात तो उस पर विश्व लेवल पर कार्रवाई होने की बात होती है ना। तो उसी तरह हुआ कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। तो वहां बोला जाता है कि अश्वत्थामा हतो हत, अगला जो वर्ड होता नरो व कुंजरो, ये नर या कुंजर यानी कि हाथी, आदमी या हाथी, अश्वत्थामा नामक आदमी या हाथी मारा गया। आदमी और हाथी के बीच जो सुनाई पड़ता, उसी वक्त कृष्ण जी या कृष्ण कहिए जोरदार ध्वनि निकालते हैं, यानी कि आवाज निकालते हैं। और उस शोर में द्रोणाचार्य को यह मालूम ही नहीं होता है कि हाथी मारा गया कि उनका बेटा मारा गया। और द्रोणाचार्य को लगता है कि उनका बेटा मारा गया, तो वो क्या करते हैं, अपना शस्त्र नीचे रख देते हैं और अंत में अर्जुन उन्हें मार देते हैं। ठीक, मैं जब इस बात की बात कर रहा हूँ, देखिए साहित्य जब पढ़िएगा ना, साहित्य पढ़ने में मजा इसलिए आता है ना हमको, मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदी साहित्य का पीएचडी रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जीवन से जोड़ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ब्यूरोक्रेसी में तो मजा आता ही आता है, जीवन में खूब मजा आता है। कि नागा, आपको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो दो ग्रुप के बीच हुआ था। एक था धूरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। जो हारने वाला राज्य था वहां वर्साई में एक संधि होती है, और वर्साई की संधि में यह कहा जाता है कि जर्मनी के जो लोग हैं, सारा पैसा जो है, जो युद्ध में जो खर्चा हुआ है वो यही देगा। और आपको मालूम होगा कि उसके बाद नाजीवाद का उदय होता है। हिटलर नाजीवाद के प्रवर्तक के रूप में आते हैं। और जब नाजीवाद का उदय होता है, उससे पहले आप 9वीं 10वीं में जब रहे होंगे तो उस वक्त तो आपने सोशल साइंस पढ़ा ही होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, ICSE बोर्ड से पढ़े हो, कि CBSE बोर्ड से पढ़े हो, या किसी राज्य के बोर्ड से पढ़े हो। तो उसमें इतिहास में एक चीज पढ़ाया जाता होगा कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। या इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दें तो ये कहा गया कि वर्साई के अपमानजनक संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, वो क्यों बने, वो हिटलर के साथ क्यों जुड़ा वो लोग? क्योंकि आपने जर्मन की आइडेंटिटी को आपने कुचल दिया, आपने सारा पैसा उससे लिया और जर्मन की आइडेंटिटी को आपने कुचला। और जब भी व्यक्ति की आइडेंटिटी कुचला जाता है तो व्यक्ति फिर एक नया रूप नया, मैं हिंदी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उसकी विचारधारा के लिए एक अलग परिवर्तन होता है। अगर जर्मनी से वो पैसा नहीं वसूला जाता, अगर जर्मनी को क्या नाम है, जर्मनी के लिए अगर ये बात नहीं होती कि मैंने जर्मनी को ये नहीं कहता कि इस संधि में सारा पैसा तुम दोगे, और ये संधि भी इस तरह हुआ जो अपमानजनक संधि थी, तो हिटलर ने इसी चीज का तो सहारा लिया था ना। हिटलर ने राष्ट्रवाद का सहारा लिया था, नेशनलिज्म का सहारा लिया था। और जब नेशनलिज्म का सहारा जब कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद का सहारा लेता है तो एक बात एकदम याद रखिए सिद्धार्थ, कि इस देश में मनुष्य के एक ही मनुष्य के अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं।
जैसे आपका नाम सिद्धार्थ होगा, आपका नाम सिद्धार्थ मिश्रा होगा, मिश्रा से आपकी जाति दिखेगी। आप मध्य प्रदेश के होंगे, आपका राज्य दिखेगा। मध्य प्रदेश में किसी जिले से होंगे, वो जिला भी आपका परिचय है। आप भारतीय हैं, सिद्धार्थ मिश्रा भारतीय है तो भारतीय भी दिखेंगे, है ना। मतलब एक ही सिद्धार्थ मिश्रा पुरुष हैं तो पुरुष भी उसकी आइडेंटिटी है। यानी कि कल के डेट में सिद्धार्थ मिश्रा किसी के पुत्र हैं तो वह उसकी आइडेंटिटी है। कल किसी के पिता बनेंगे, यह उसकी आइडेंटिटी है। अभी किसी के भाई हैं, ये आइडेंटिटी है। कल किसी के पति बनेंगे, ये आइडेंटिटी है। कल किसी के साले बनेंगे, यह आइडेंटिटी है। कल किसी के जीजा बनेंगे, यह उसकी आइडेंटिटी है। तो एक ही वक्त में मनुष्य अलग अलग आइडेंटिटी के माध्यम से, माने मनुष्य की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, पर उसका अलग अलग पहचान होता है। राष्ट्रवाद का जो पहचान है, उस पहचान को हिटलर ने यूज किया और इसीलिए नाजीवाद का उदय हुआ। अगर नाजीवाद का उदय नहीं हुआ होता तो जर्मन तब द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। और जब राष्ट्रवाद की भावना जब आती है तो व्यक्ति सब कुछ को छोड़कर अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है ना। क्योंकि सबसे प्राथमिकता पहले यह होता है कि अगर आपका देश जीवित रहेगा, देश बचेगा तब ना आप बचिएगा जी। देश बचवे नहीं करेगा तो आप कहां से बचिएगा? सीधा सी बात है ना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, तो इसलिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है हमारे सेनाओं के माध्यम से। हमारे सेना, भारत सरकार की जो सेना है, विभिन्न प्रकार की जो सेना है, जिसमें वायु सेना है, क्या नाम है, जल सेना है, थल सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो ये सभी मिल करके दिन रात जग करके वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हम भारतीय के रूप में अपने परिचय को बता रहे हैं और इसीलिए हम भारतीय हैं। 1947 से पहले कोनो पाकिस्तान था क्या? पाकिस्तान तो था ही नहीं, वो पूरा तो भारतवर्ष ही था। बांग्लादेश जब बना है उससे पहले बांग्लादेश नाम का कोई चीज था क्या? वो तो पूर्वी बंगाल था। समझ रहे हैं ना। आज झारखंड बना है, झारखंड का कहीं नाम था क्या? बिहार से अलग बन के बना है वो। उत्तराखंड बिहार से, माने उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना है उत्तराखंड, या उत्तरांचल जिसको बोलते हैं। आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं उस मध्य प्रदेश से अलग बनकर के अलग राज्य बना है छत्तीसगढ़। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सो तो व्यक्ति की पहचान अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से तय होती है। आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी जाति, आपका वर्ग, आपके जिला, आपका क्या नाम है लिंग, आप क्या नाम है वो एजुकेशन, आपकी क्या नाम है वो जिस राज्य से आप आते हैं सो, भाषा जिस बोलते हैं सो, जिस देश से आते हैं सो, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आपके परिचय के रूप में काम करती है। 5 मिनट और लेंगे क्लास, फिर समाप्त कर देंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, है ना। तो नाजीवाद के उदय होने का मूल कारण यही था। अगर बरसाई, अब जिसको बरसोवा कुछ लोग बोलते हैं, बरसाई की अपमानजनक संधि नहीं होती तो हिटलर का उदय नहीं हुआ होता। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि उसके बाद पढ़ेंगे हम अज्ञेय को, जो असाध्य बीना नामक से आंगन के पार द्वार नाम की एक कविता है, उसके माध्यम से हम अज्ञेय को पढ़ेंगे। फिर मुक्ति बोध को पढ़ेंगे, गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना, जिन्होंने ब्रह्म राक्षस लिखा था, तो उनको हम पढ़ेंगे। और मैंने कहा था नागार्जुन, नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन वो है जब इस देश में इमरजेंसी लगा तो यही नागार्जुन जो है, ये दरभंगा के, हमारे जिला के, चलिए मैं क्लास में जिला बुलाना बोलूँ तो ठीक है, दरभंगा यानी कि मधुबनी जिला, अब तो विश्व मधुबनी जिला में आ गया है। तो क्या नाम है, उस जिला के रहने वाले व्यक्ति थे। मैथिली में वो लिखते थे वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से, और हिंदी में लिखते थे क्या नाम है, नागार्जुन के नाम से। तो जब देश में इमरजेंसी लगाया गया
तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसका मात्र 2-3 लाइन ही पढ़ूंगा मैं आज की क्लास में, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का क्लास है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आपको सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी क्या हुआ आपको, भूल गए बाप को। इंदिरा गांधी को संबोधित करके यह कवि इंदिरा गांधी के मूल मुख पर बोलता है कि इंदिरा जी आपको यह क्या हो गया है कि भूल गई बाप को। भूल गई बाप कौन? लोकतंत्र में आपका बाप जनता है। अब जनता पर आपातकाल लगा दिए हैं। हमारे मंत्री, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़ा एकदम कहेंगे अरे हम मंत्री बन गए। फिर 5 साल का उसी जनता के पास जाते हैं, कहते हैं हजूर आप ही माई बाप हैं, हमको फिर से दोबारा देश को लूटने के लिए फिर से चुनिए, अपना प्रतिनिधि बना के भेजिए। हालांकि उसमें कुछ अच्छे जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सभी नहीं होते हैं। क्योंकि क्लास थोड़ा बोरिंग ना लगे इसलिए मैंने हंसने के लिए बताया आपको कि वो लोग कहते हैं कि प्रभु हे जनता के सामने जाकर के हजूर आप हमको इस देश को फिर से लूटने के लिए फिर से हमको हमारे जनप्रतिनिधि बनाइए, हमको एमपी बनाइए, हमको एमएलए बनाइए, है ना, ताकि हम आपके राज्य के संसाधनों को लूट सकें, देश के संसाधनों को लूट सकें। हालांकि सभी जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते ही हैं उसी तरह के, है ना। तो करप्शन के चार्जेज में वो फंसते हैं। तो जनता को ये नागार्जुन जो है वह कहते हैं, इंदिरा गांधी के मुख के सामने बोलते हैं कि इंदिरा जी क्या हुआ आपको, भूल गए बाप को। पूरा कविता आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री रही है उसके लिए। उसके बाद बादल को घिरता देखा है, पढ़े ही होंगे स्कूल के दिनों में आप लोगों ने। अकाल और उसके बाद बहुत अच्छी कविता है, जो आज भी भारत के जो आंचलिक क्षेत्र हैं वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है। तो उसके बाद 3 दिवस तक चुहिया रोई 3 दिवस तक चूल्हा रोया 3 दिवस तक चूल्हा रोया, ये पूरा उसका लाइन है, मैं मिस कर रहा हूँ लाइन को। 3 दिवस तक चूल्हा रोआ और कुछ है वो आप, मैं जब पढ़ाऊंगा इसको तो ढंग से पढ़ाऊंगा। तो ये कविता को पढ़ना है, उसके बाद हरिजन गाथा को पढ़ना है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अभी शायद दूसरे सर की क्लास होगी तो मैं इसको जल्दी से समाप्त कर दूं ताकि आज का इंट्रोडक्शन क्लास आपको कंप्लीट हो जाए। अब आइए गद्य साहित्य में। किसमें? गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य समझते हैं ना, माने किस्सा, कहानी, उपन्यास, उस तरह में। तो मैंने बताया था भारतेंदु को पढ़ेंगे, जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो भारतेंदु को हम यहाँ, तो ये तैयारी तो हमको वही फर्स्ट ईयर में हो गया। तो भारत दुर्दशा एक नाटक है, इन्होंने नाटक है, ये नाटक के माध्यम से ये बोलते हैं। दूसरा इनका नाटक है क्या नाम है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वैद्यक हिंसा न भवती। तो बस उसमें से आपको केवल भारत दुर्दशा देखना है। मैंने मोहनड़ा के इसको बताया था आधुनिक काल में, तो उसमें आपको आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है, जिसको कवि कालिदास को केंद्र बिंदु में रख करके ये क्या नाम है, ये नाटक लिखा गया है। फिर रामचंद्र शुक्ल जी का जो है चिंतामणि नाम की किताब है, उसमें ये निबंध पढ़ना है। कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति नाम की जो निबंध है, उस निबंध को आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है निबंध नाम की किताब है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र, है ना। और उसमें बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा, अज्ञे जी और कुबेरनाथ राय के जो निबंध है, वो निबंध माने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के जो निबंध हैं, उन लोगों के कुछ निबंधों को पढ़ना है आपको। पूरा निबंध नहीं पढ़ना है, कुछ निबंध को ही पढ़ना, चुने चुने निबंध को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है प्रेमचंद्र का गोदान। और गोदान को जब आप पढ़ते हैं तो देखिए जिंदगी से कैसे रिलेट करता है कि वहाँ होरी है, वहाँ मिस्टर मेहता और मिस मालती है। मिस्टर मेहता और मिस मालती जो हैं वो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं जो शहर में रहते हैं। उसका बेटा गोबर है जो शहर में आकर के मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करने लगता है, माने सूदखोरी और शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए वो मार्क्सवादी विचारधारा की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि किंतु प्रेमचंद्र जब इनको लिखते हैं तो उनपे वो तो गांधी जी के आदर्शवाद से ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। गांधी जी के आदर्शवाद से तो ज़्यादा प्रेरित है ना, वो ज़्यादा प्रभावित हैं। तो गोदान में फिर अंत में उस पूरी कहानी को जब पढ़िएगा, तो मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि टीएन शेषन ने कहा था कि वहाँ चुनाव जो हो वो
भारत में जो चुनाव हो वो चुनाव जेएनयू के छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसकी तरह हो। और दूसरा क्या हो, दूसरा इस देश के बड़े नामी, क्या नाम है वो, शिक्षक हैं, यूट्यूब पे आजकल आते रहते हैं कभी कभी, है ना, जिनका संस्थान भी चलता है, उन्होंने पब्लिकली ये बात को बोला है, लल्लन टॉप पे, साहित्य आज तक पे, उन लोगों ने उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि भारत में अगर एजुकेशन सिस्टम हो तो जेएनयू की तरह हो। क्यों हो जेएनयू की तरह? तो जेएनयू आपको एक ही चीज को देखने का अलग अलग आयाम देता है। क्या देता है? अलग अलग आयाम देता है। समझ गए? अलग अलग दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि चीज को। तो जब प्रेमचंद्र को पढ़िएगा तब जाति उन्मूलन की जो बात हो रही है वो वहां से देखिएगा कि जाति विनाश की जो बात की जा रही है कि समाज में जाति नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति रहना चाहिए, व्यक्ति का आइडेंटिटी हो, जाति को समाप्त करिए। इसके लिए भी आंदोलन चले हैं देश में, है ना। उसके बाद सूदखोरी पर चले हैं, साहूकारों की जो सूदखोरी करते हैं गरीब किसानों से। तो गरीब किसान किस तरह माने किसान से मजदूर बनने के लिए बन जाते हैं, कृषक मजदूर बन जाते हैं, और वो डेली वेजेस का मजदूर बन जाता है, खेती से रिलेटेड जो मजदूर होता है तो किसी मजदूर बन जाता है वो, और उसकी मृत्यु भी ऐसी त्रासदी पैदा करती है कि उसमें अंत में भी गौ का दान, गाय का दान करके ही कहता है कि इनको पुण्य मिलेगा, इनको स्वर्ग मिलेगा। सारा जीवन उस गाय के कष्ट, गाय को खरीदने के लेकर के ही जीवन उनका पूरा कष्ट में होता है ना। और वहां पे जो डिबेट है वो मिस्टर मेहता और मिस मालती का जो डिबेट है वो पूंजीवाद का डिबेट है प्लस सबल्टन का डिबेट है, सर्वहारा वर्ग जिसको मैं कह रहा हूँ, हाशिया जो समाज है उसका डिबेट है। तो प्रोफेसर लोग जो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, जैसे आज हम आपकी क्लास में बैठे क्लास ले रहे हैं आपसे, तो इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स बात, तो समाज का अपना एक समस्या है, उस समाज उस पर तो चिंतन होना चाहिए ना। तो इस गोदान के माध्यम से आप ये समझिएगा, है ना। गोदान अगर आज भी विदर्भ के किसान, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र में विदर्भ पड़ता है, विदर्भ के किसान अगर आज भी इस देश में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या मध्य प्रदेश में ही कुछ किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है और अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, तो गोदान वहां प्रासंगिक हो जाता है कि गोदान के वक्त भी किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? उसके बाद हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त। यूपीएससी में स्कंद गुप्त है और बीपीएससी में चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त क्यों है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है बिहार में, पूरे देश पे रहा चंद्रगुप्त का शासन काल का जो आप देखते हैं मौर्य साम्राज्य, तो इसलिए उसके पास है। उसके बाद है दिव्य, यशपाल जी का लिखा हुआ दिव्या। दिव्या क्यों लिखा गया है? तो दिव्या जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा से लिखा गया, स्त्रीवादी चिंतन पर लिखा गया, माने ये रचना है, इसलिए दिव्या को पढ़ेंगे। और उसके बाद है फणीश्वरनाथ रेणु जी की मैला आंचल, जो मैंने अभी चर्चा किया था पहले पेपर में। उस मैला आंचल के मत में मैं डॉक्टर प्रशांत का उदाहरण दिया था, जिन्होंने अपने दोस्तों को लिखकर भेजता है कि गरीबी, भुखमरी, जिल्लत यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी है। ये रोग तो बीमारी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भोजन कर सके, उसमें मैं महंगा दवाई लिखूं तो लिखूं कैसे? मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मतलब ये डॉक्टरी एथिक्स के ठीक विपरीत होता है कि वो कैसे लिखे महंगा दवाई की बात वो कैसे करे, जहां पे लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं ढंग से है, गरीबी में, जिल्लत में, बेरोजगारी में, बेकारी में जी रहे हैं, है ना। और उसमें हम उनको डॉक्टर के रूप में महंगी दवाई का अगर करेंगे, महंगा फीस लेंगे, महंगी दवाई का नाम लिखेंगे, तो जीवित व्यक्ति थोड़ी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मैला आंचल को भारत के आंचलिक उपन्यासों का प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है। अंचल यानी कि जहां पे एक क्षेत्र विशेष होता है। तो जैसे ही एनएच से नीचे उतरिएगा, जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे उतरिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे उतरने के बाद भारत का समाज आज भी ठहरा हुआ है।
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर, भुखमरी के नाम पर तमाम तरह की चीज़ें वहाँ आज भी व्याप्त हैं, अंधविश्वास भी है। तो हम शहर में तो ये चीज़ देखते हैं कि अरे यहाँ कम अंधविश्वास है, लेकिन ग्रामीण जीवन में, अंचलों में जो समस्या है, इसमें पूरा और फैसला डेन उन्होंने इसमें सबकी बखिया उधेरी है ना, सबकी बखिया उधेरी है उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 मिनट आप आ जाइए, इसको ऑफ कर दीजिएगा, 5 मिनट आ जाइए, बस वहाँ 2 मिनट आप बैठिए वहाँ पे, मैं ऑफ कर दूंगा। तो मैला अंचल जो है वो सभी विचारधारा को क्या नाम है उसमें समेटे हुआ है। जनसंघ के विचारधारा को, जिसको आरएसएस बोलते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा को, जहाँ से माओवादी इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेसी विचारधारा को, वामन दास, है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा इसको तो समझाऊंगा, हर विचारधारा का इसमें सामायिक मैंने जोड़ा, सब विचारधारा से ये इस उपन्यास में इसका वर्णन है। और ग्रामीण यानी आंचलिक समाज में किस तरह समाज का ताना बाना है उसके बारे में चर्चा है। उसके बाद था मन्नू भंडारी का महाभोज, बहुत अच्छी किताब है ये। आप हिंदी साहित्य पढ़ें या ना पढ़ें, यूपीएससी में लें या ना लें, मैं ये सलाह दूंगा कि जीवन में जब कोई ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करे तो महाभोज नामक किताब अवश्य पढ़ें। ये मन्नू भंडारी है, मुख्य रूप से मन्नू भंडारी चूंकि नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन उनके साथ एक दूसरा नाम भी जुड़ा हुआ, इसलिए मैं बोल देता हूँ। मेरा संजोग रहा था कि मैं मन्नू भंडारी से मिला था। मन्नू भंडारी आप जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज पढ़ता है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस में ये हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष थी, वहाँ प्राध्यापिका थी, यानी कि प्रोफेसर थी। इन्होंने ये एक क्या नाम है उपन्यास लिखा है महाभोज। और महाभोज जो है उसमें भारत का जो राष्ट्रीय चरित्र है राजनीति का, वहां पे एक आईपीएस है मिस्टर सक्सेना, जो एकदम ईमानदार है। और उस ईमानदार क्या नाम है आईपीएस सक्सेना को जब भेजा जाता है, क्या नाम है कि जो वहां पे एक दलित बस्ती में आग लगा दी जाती है, वहां कुछ लोग मारे जाते हैं, और उस पर क्या नाम है पूरा क्या बोलते उसको, चुनाव का पाला बदल जाता है ना, वामन दास जो करता है पूरा। तो उसके माध्यम से आप भारतीय राजनीति को समझ पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आप इसको अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो मैं आप ये दावा कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा को जिंदगी भी आप महाभोज को नहीं भूलिएगा। यहाँ तक कि आप आईएएस बनने के बाद भी जीवन में जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप महाभोज नामक उपन्यास को याद करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा तुरंत, है ना। महाभोज बहुत अच्छी उपन्यास है। महाभोज के नाम पर किस तरह, भोज के नाम पर देखते हैं ना आजकल बहुत सारा मंत्री सब जाता है दलित के बस्तियों में, गरीब के बस्तियों में, आदिवासियों के बस्ती में भोज खाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कि हम जो हैं हमको आप वोट दीजिएगा, है ना। महाभोज उसी का कंडीशन है। दलित के बस्ती में आग लगाने वाला भी सरकार है, माने सरकार का तंत्र है, आप उसके साथ भोज करने वाला भी सरकारी तंत्र ही है। क्योंकि देख रहा है कि सरकार का पाला बदल जाएगा, वोट उधर चला जाएगा, तो क्या करते हैं, चले जाते हैं गरीब की बस्तियों में। और इसमें आप हिंदी बेल्ट में जितना भी राज्य है, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं करूंगा, हर राज्य की यही कहानी है ना, कि वोट पाने के लिए क्या करते हैं। ये सर मैं तो 2 मिनट सर, वोट पाने के लिए वो बदमाशी भी वही करते हैं और समाप्त भी वही करते हैं। तो वहाँ मिस्टर सक्सेना आईपीएस है, और आईपीएस इस चीज को किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह इस केस को सॉल्व करते हैं, और बाद में किस तरह राजनीतिक रूप दिया जाता है, इसको आप समझेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। और उसके बाद है राजेंद्र यादव। मैंने कहा राजेंद्र यादव को मन्नू भंडारी जो है राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी की पति थे, है ना। मन्नू भंडारी के पति का नाम राजेंद्र यादव है, जिन्होंने संपादित किया है एक दुनिया समानांतर, जिसमें चीफ की दावत भी आप पढ़ते होंगे। चीफ की दावत पढ़ाएंगे डिटेल्स आपको हम, जब हम पढ़ाएंगे तब, है ना। तो ये पढ़ेंगे। और राजेंद्र यादव जो है को यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य में आइए आप बंद करिए इसको, आ जाइए, क्या नाम है, बस 2 मिनट मुझको और समय दीजिए, 1 मिनट ही। तो राजेंद्र यादव दलित माने अपने पत्रिका हंस के माध्यम से दलित साहित्य को समाज में और साहित्य में एस्टैब्लिश करने वाले राजेंद्र यादव ही हैं। तो इसमें 7-8 को कहानी है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे इसके माध्यम से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई जहाँ जो नहीं समझ रहे हैं बताइए।
हाँ, उसमें भी आलोचना है कि जैसे आप एक बाहुबली उनकी पत्नी को लेकर बात, मैंने इसलिए मैंने रावण नहीं कहा मैंने, हाँ इसलिए मैंने रावण वर्ड यूज नहीं किया। मैंने कहा कि बाहुबली का रूप मैंने ये कि बाहुबली लोग जो अधिकार का हनन करते हैं, तो मैंने उस संदर्भ में कहा रावण बुराई का प्रतीक इसीलिए है। आप रावण को जिस रूप में देखना है देखिए, लेकिन आप रावण को इस रूप में भी देख सकते हैं, बाहुबली दबंग के रूप में, जो सामान्य आदमी का अधिकार का हनन कर रहा है। और तब वो व्यक्ति व्यवस्थित होकर लोगों को जागरूक कर लड़ाई लड़ते हैं और फिर अपनी पत्नी को वापस लाते हैं। इस संदर्भ में आपको देखने की जरूरत है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।